हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम लाख की चूड़ियाँ कहानी का अगला भाग देखेंगे। यह कहानी लिया गया है कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से। इस कहानी के लेखक हैं कामता नाथ। और बच्चों, यह कहानी जो है वह उनके बचपन से संबंधित है। लेखक अपने बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि लेखक बता रहे हैं कि वह अपने बचपन के दिन में सबसे ज़्यादा अपने मामा के यहाँ जाना पसंद करते थे। और मामा के यहाँ जाने का एक प्रमुख कारण भी था, और वह प्रमुख कारण था बदलू काका। लेखक कहते हैं कि वैसे तो बदलू को उन्हें मामा कहना चाहिए, लेकिन वह उन्हें काका कहते हैं क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे बदलू को काका कहते हैं, इसीलिए लेखक भी उन्हें काका कहते हैं। और लेखक बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो ज़्यादा समय वह बदलू काका के साथ ही बिताया करते थे, और इसके पीछे एक प्रमुख कारण भी था। बदलू काका उन्हें रंग बिरंग के लाख की गोलियां बना करके दिया करते थे, और इसी लालचवश लेखक दिन दिन भर बदलू काका के पास बैठे रहते और खूब सारी बातें उनके बीच होती रहती। चलिए अब कहानी में आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती है, सभी बच्चे अपने मामा या नानी के घर जाते हैं, तो लेखक भी अपने मामा के यहाँ चला जाता था। पूरा 1.5 महीना अपने मामा के घर में वह बिताते थे, और वहाँ पर ज़्यादातर समय वह कहाँ रहते थे? बदलू मामा के पास, जिसे वह बदलू काका कहते थे। और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें वह लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ देते थे। उसके बाद लेखक बताते हैं कि ऐसा केवल 2-3 बार ही हुआ कि गर्मियों की छुट्टी में वह अपने मामा के घर गए होंगे। उसके बाद उनके पिता की बदली हो गई, यानी उनके पिता का जो जॉब था उसमें ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया, तो उन्हें परिवार सहित दूसरी जगह जाना पड़ा। और फिर एक लंबे समय तक वे अपने मामा के गांव न जा सके। लंबे समय यानी कि बहुत दिनों तक वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा सके, और यह उनकी मजबूरी थी क्योंकि वे गांव से दूर जा चुके थे। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक वहां गए तो वे इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं थी, यानी अब वह लाख की गोलियां खेलना पसंद नहीं करते थे। और कहते हैं कि जब वो वहां गए तो उन्हें बदलू का भी याद नहीं आया, बदलू काका की भी याद नहीं आई। और उन्होंने क्या देखा गांव में कि जो गांव की स्त्रियां हैं वह पहले की तरह लाख की चूड़ी ना पहन करके क्या पहनी थी? कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। आगे बताते हैं, बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले कहने का अर्थ होता है बहुत कम। बिरले शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत कम। बहुत कम ही हाथों में उन्होंने किसकी चूड़ी देखी थी? लाख की। नहीं तो जनरली महिलाएं जो हैं वह कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो भाई कांच है तो टूट करके तो घुसेगा ही, तो वो जख्म तो देगा। तो लेखक बताते हैं कि उन्हें बदलू काका की याद कब आई। वह एक छोटी सी घटना की बात बता रहे हैं कि क्या हुआ कि मामा की छोटी जो लड़की थी वह कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी, और बरसात का दिन था, फिसल कर गिरने से क्या हुआ, वह कांच की चूड़ी जो थी वह उसके कलाई में घुस गई और उससे खून निकलने लगा।
मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मामा कहीं गए हुए थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तभी उन्हें किसका याद आया? बदलू काका का। और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। किससे? बदलू काका से। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब वह बदलू काका के यहाँ गए तो क्या देखा उन्होंने कि बदलू काका जो हैं वह वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटे हुए थे। लेखक बदलू काका को नमस्ते करते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब कैसे पहचानेंगे? जब लेखक छोटे थे तभी बदलू काका ने उन्हें देखा था, और जब दोबारा आए वो तो काफ़ी दिनों के बाद आए थे, तो अब बड़े हो गए थे, इसीलिए बदलू काका उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेखक अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन, काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा। अभी भी बदलू काका को याद नहीं आए वो, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतीत के चित्र कहने का अर्थ होता है बच्चों, बीती हुई बातों को वह याद कर रहे थे। किन बातों को? बीती हुई बातें। अतीत के चित्र यानी वह बीती हुई बातें, बहुत दिनों पहले की जो बातें थी उनको वह याद कर रहे थे। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और क्या कहते हैं लेखक से कि तुम तो बहुत दिन के बाद आए हो। लेखक कहते हैं, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। अब देखिए, कुछ देर शांति से बैठने के बाद लेखक ने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, यानी इधर उधर देखना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया, ना तो बदलू काका की वो भट्टी और न वो मचिया जिस पर बैठ कर के वो लाह की चूड़ियाँ बनाते थे। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। उन्होंने बदलू काका से पूछा कि काका आजकल आप चूड़ियाँ नहीं बनाते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। अब क्या कहते हैं बदलू काका कि नहीं, लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो काम है वो बरसों से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो कहते हैं अब कोई नहीं पहनता लाख की चूड़ियाँ। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब देखिए, बदलू काका बताते हैं कि उनका जो काम था, जो रोजगार था, वह खत्म हो गया है। अब किसका युग आ गया है? मशीन का। अब हर चीज़ें मशीन से होने लगी हैं, तो लोगों को हाथ से बनाई हुई चीज़ें कैसे पसंद आएगी। तो यहाँ बदलू काका कटाक्ष कर रहे हैं किस पर? मशीनी युग पर, क्योंकि इस मशीनी युग के आने से क्या हुआ, लोगों के रोजगार छिन गए। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब लेखक ने कहा कि चाचा ये कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, वह जख्म दे जाती हैं, तो इस पर बदलू काका भी कहते हैं, हाँ नाजुक तो होती है, लेकिन आजकल लोगों को वही पसंद है। और यह कहते कहते वह खांसने लगे। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। तो देखिए, लेखक को क्या लगता है कि बदलू काका को दम्मा की बीमारी है। दम्मा बच्चों सांस की बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में समस्या होता है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि बदलू काका को दम्मा हो गया है, और अब उनका शरीर भी क्या हो रहा था, ढल रहा था, यानी बुढ़ापा की तरफ वो बढ़ रहे थे। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब देखिए,
रोज़गार छिन गया था, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। तो ऐसे में इंसानों के शरीर पर क्या होगा, नसें नहीं उभरेंगी तो और क्या दिखेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि अब उनके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, नसें दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। अब देखिए कैसे उनको ऐसा महसूस हुआ कि लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें दम्मा है। तो बदलू काका बोलते हैं कि दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। उन्हें कौन सी खांसी हो गई है? फसली, यानी जो मौसमी खांसी होती है वो। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। अब लेखक को क्या लग रहा है कि बदलू काका के अंदर एक बहुत बड़ी व्यथा, यानी बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है। मशीनी युग के आने से उनका रोज़गार छिन गया। रोज़गार छिनना यानी कि हाथ कट जाना। रोज़गार छिन जाने से क्या होता है, आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब बद्दू काका की जो परिस्थितियाँ थी वह ठीक नहीं थी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। यहाँ हाथ काटना शब्द का अर्थ है बच्चों कि कितनों के रोज़गार जो हैं इस मशीनी युग ने छीन लिए हैं। क्योंकि मशीनी युग के आने से लोगों के रोज़गार छीनते चले गए। जो लोग हाथ से काम करते थे, हाथ का सामान बेचते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वह ख़त्म हो गई। अब लोग मशीनों से बने हुए चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं, मशीनों से बने हुए चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का रोज़गार छिनता चला गया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कुछ देर तक दोनों के बीच शांति सी पसरी रही। दोनों में से किसी ने कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। अब देखिए, अब इन सारी बातों को ख़त्म करते हुए दूसरी बातों को शुरू करते हैं लेखक और कहते हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं। कहते हैं, काका इस बार आम की फसल कैसी रही? अब देखिए काका कहते हैं, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहर कर उत्तर दिया, यानी बहुत उत्साह से। लहर कर कहने का अर्थ है उत्साह से, बहुत ही खुशी से उन्होंने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुझे आम खिलाना भूल गया था। अब जब भी लेखक छोटे में बदलू काका के यहाँ जाया करते थे तो बदलू काका उन्हें खूब सारा दूध का मलाई खिलाते थे और आम के मौसम में आम खिलाया करते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि ओह लल्ला, मैं तो भूल ही गया, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अच्छा ठीक है, तुमने खाए होंगे बहुत से आम, लेकिन मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे भेज दूं? कौन कहते हैं? बदलू काका। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कौन रखता था? बदलू काका। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। अब मलाई खाते थे तो गाय की याद कैसे नहीं आती। तो वह बदलू काका से पूछते हैं कि गाय तो अच्छी है ना आपकी? फिर बदलू काका बताते हैं, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब आर्थिक स्थिति तो बहुत बदतर थी, उनका रोज़गार चल नहीं रहा था। तो बदलू काका कहते हैं कि गाय को तो 2 साल पहले ही बेच दिया था। वह उसका जो खाना पीना था वह भी हम नहीं जुटा पा रहे थे, तो उसे रख के क्या करते। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर के आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। अब रज्जू जो बदलू काका की बेटी थी वह आम लेकर के आई, किसके लिए? लेखक के लिए। बदलू काका कहते हैं, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। अब बदलू काका कहते हैं कि क्या बात है, ये तो थोड़े से आम हैं, तुम्हारी उम्र में तो मैं बहुत ज़्यादा आम खाता था, इससे भी ज़्यादा, चौगुना, खाओ इसे। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा,
बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। कौन से आम? सिंदूरी आम। रज्जू ने 4-5 आम मंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना का अर्थ होता है बच्चों सुंदर लगना। तो कहते हैं जब रज्जू उन्हें आम दे रही थी तो उन्होंने रज्जू के हाथ देखे जिस पर वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहन रखी थी और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। फबना यानी कि सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब यहाँ देखिए लेखक बताते हैं कि रज्जू के हाथों में वह चूड़ियाँ लेखक को बहुत अच्छी लगी और बदलू ने लेखक की नज़र देख ली कि उसकी नज़र किस पर थी? वह चूड़ियों पर जो रज्जू पहन रखी थी। वो लेखक के मन की बात को समझ गया और फिर बदलू काका ने जवाब दिया कि यह आखिरी जोड़ा है, गांव के ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। उसके बदले में उसे वह 10 आने दे रहे थे तो उसने लाख की चूड़ियों का जोड़ा देने से इनकार कर दिया। कहा कि आप शहर से ले आओ, क्योंकि यह कीमत बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने उसे वापस ले लिया। अब बच्चों हम सभी जानते हैं कि मशीनी युग की वजह से क्या हुआ था, बदलू काका का जो काम धंधा था वह बंद हो गया था। लेकिन बदलू काका ने फिर भी हार नहीं मानी थी, वह पीछे नहीं हटे थे। उनका व्यवहार कांच की चूड़ियों जैसा न था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था कि तुरंत ही बदल जाए या आसानी से टूट जाए। तो वह बहुत ही कठोर और परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम में विश्वास रखते थे, जिस वजह से उन्होंने वह चूड़ियाँ जो है वह किसको नहीं दी? ज़मींदार को। नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसे पैसे की ज़रूरत होती तो वह उतने में भी बेच देता। लेकिन यहाँ पर बदलू काका का रोज़गार चला गया था, कोई उनकी चूड़ियाँ नहीं ले रहा था, फिर भी वह इतने कम कीमत में अपनी चूड़ियों को किसी को नहीं देना चाहते थे। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो देखा किसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों की तरह ना था? बदलू काका की। मशीनी युग के आने के बावजूद भी बदलू काका अभी भी कमज़ोर नहीं पड़े थे। कमज़ोर नहीं पड़े थे कहने का अर्थ है कि अभी भी वह कठोर परिश्रम करते थे और एक परिश्रमी इंसान थे। साथ ही वह अपने काम में विश्वास रखते थे। तो बच्चों यह कहानी एक बच्चे और बदलू काका की थी जो उसे लाख की गोलियां बना करके देता और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। अब बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वह अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देते हैं तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। तो बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी कहानी के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।